बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़े। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक नावल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस नावल को एक इंग्लिश नावलिस्ट जेन ऑस्टन ने लिखा था। जेन ऑस्टन 16 दिसंबर 1775 को हैम्पशायर इंग्लैंड में पैदा हुई थी और 18 जुलाई 1817 को हैम्पशायर इंग्लैंड में ही इसकी डेथ हुई थी। शुरुआत में जेन ऑस्टन अपने 6 नावल्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। दोस्तों ज़्यादातर अपने नावल्स में ये 18th सेंचुरी के आखिर में ब्रिटिश लैंडेड जेंट्री की बात करती है। लैंडेड जेंट्री का मतलब है कि इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के एंड पर कुछ लोगों की एक क्लास थी, कुछ लोगों का एक ग्रुप था जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी और कुछ लोगों के पास एक एक पूरी एस्टेट थी। इन लोगों पर कमेंट किया है जेन ऑस्टन ने अपनी राइटिंग्स में। इसके अलावा जेन ऑस्टन के जो वर्क्स हैं, जो नावल्स हैं, उनको नावल्स ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है या फिर सेंटिमेंटल नावल, यानी कि इमोशंस और जज्बात वगैरह का जिक्र किया जाता है जेन ऑस्टन की राइटिंग्स में। आज जो नावल हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसको नावल ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। नावल ऑफ मैनर्स का मतलब है ऐसा नावल जिसमें स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी की बात की जाती है और सोसाइटी में क्या कस्टम्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं या कह लें क्या रस्म व रवाज हैं, उनकी बात की जाती है। स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी का मतलब है ऐसी सोसाइटी जिसमें हाई क्लास के और लो क्लास के लोग रह रहे हों और उनके वेल्थ, उनकी जो इनकम है और उनकी एजुकेशन है, उस बुनियाद पर लोगों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं। ऐसी सोसाइटी को स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी कहा जाता है या कह लें अमीर और गरीब में फ़र्क किया जाता है। सो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि नावल में क्या होने वाला है। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये नावल 1813 में लिखा था जेन ऑस्टन ने। इस नावल की जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक फ़ीमेल है जिसका नेम है एलिज़ाबेथ बेनेट। नावल की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और इसका जो जॉनरा है वो है क्लासिक रिजेंसी नावल या फिर रोमांस नावल। सेटिंग ऑफ प्लेस इस नावल की है हर्टफोर्डशायर और डर्बीशायर, इंग्लैंड। और सेटिंग ऑफ टाइम इस नावल की है 1811 और 1812। 28 जनवरी 1813 को ये नावल पब्लिश हुआ था। इसके 3 वॉल्यूम्स थे और ये नावल दोस्तों इतना फेमस हुआ कि इसकी 20 मिलियन कॉपीज बिक गई थी। प्राइड एंड प्रेजुडिस इसको मोस्ट पॉपुलर नावल और मोस्ट लव्ड बुक्स में कंसिडर किया जाता है। लिटरेरी रीडर्स ने भी बहुत पसंद किया इस नावल को और पब्लिक रीडर्स ने भी बहुत पसंद किया इस नावल को। 1 सेंचुरी से ज़्यादा टाइम तक इसकी ड्रामेटिक एडेप्टेशंस हुई, बहुत सारी फिल्म्स बनी इस नावल पर, बहुत सारे टीवी वर्जन्स आए इस नावल के और बहुत सारे लोगों ने इस नावल को पसंद किया। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इस नावल की समरी की तरफ। ये नावल कुछ यूं शुरू होता है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत है और लॉन्गबोर्न एस्टेट में एक बेनेट फैमिली रह रही है। ये एस्टेट जिसका मैंने आपको नाम बताया ये बेनेट फैमिली की ही एस्टेट है, इसका नेम आपने याद रखना है। और ये एस्टेट मैरीटॉन विलेज हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड इसके पास है। बेनेट फैमिली में मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट हैं। इन दोनों की 5 बेटियां हैं जिनके नाम कुछ यूं हैं जेन, एलिज़ाबेथ, मैरी, कैथरीन और लीडिया। जो एलिज़ाबेथ है वो इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है। मिसिस बेनेट की बहुत शदीद ख्वाहिश है कि उसकी बेटियों की शादी अमीर घरों में हो जाए, अमीर लड़कों के साथ, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और जो मिस्टर बेनेट होता है वो अपनी बेटियों की शादियों से पहले ही मर जाता है। लॉन्गबोर्न एस्टेट के पास एक और एस्टेट है जिसका नाम है नीदरफील्ड एस्टेट। वहाँ पर एक अमीर कुंवारा लड़का रहने आ जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर बिंगले। मिस्टर बिंगले के यहाँ आने के बाद जो मिसिस बेनेट होती है उसकी उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है कि हो सकता है उसकी किसी बेटी की शादी इसके साथ हो जाए क्योंकि ये लड़का अमीर है। अब देखो दोस्तों, इंग्लैंड में भी ये टाइम चल रहा था कि जो लोग थे ना वो ये चाहते थे कि लड़का चाहे जैसा भी हो, लड़के की आदतें ठीक हों या ना, बस लड़का पैसे वाला होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, ताकि जिस लड़की की शादी उस लड़के के साथ हो उस लड़की का फ्यूचर सिक्योर हो सके। और आजकल हमारे भी देखें यही चल रहा है ना, कोई अमीर घर का रिश्ता आ जाए तो बहुत कम लोग टालते हैं उसे। या फिर जो दूसरा सिस्टम चल रहा है कि सरकारी नौकरी हो, बस लड़की भी राजी हो जाती है और लड़की के खानदान वाले भी राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर मोहब्बत हार जाती है और सरकारी नौकरी वाला जीत जाता है। तो खैर बताने का मकसद ये था कि इस नावल में भी कुछ यही हालात है कि मिसिस बेनेट चाहती है कि उसकी बेटियों की शादी अमीर लड़कों के साथ हो। और एक बात ये भी है इस नावल में कि जो मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट की जो प्रॉपर्टी है ना वो इनकी बेटियों को नहीं मिलेगी बल्कि किसी मेल को मिलेगी, यानी फीमेल को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, मेल को ही प्रॉपर्टी मिलेगी। और कोई मेल तो है नहीं, यानी मिसिस बेनेट और मिस्टर बेनेट का कोई बेटा तो है नहीं, बेटियां ही हैं। तो फिर क्या होगा, जिनके साथ मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट की बेटियों की शादी होगी उन लोगों को ये प्रॉपर्टी दी जाएगी। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की लाइन है इस नावल में, वो ये है, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ।
यहाँ पे आथर बताना चाह रही है, जेन ऑस्टन बताना चाह रही है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक आदमी जिसकी किस्मत काफ़ी अच्छी है, वह पैसे वाला है, उसके हालात ठीक है और अगर वो कमा रहा है ना तो फिर उसकी यही ख्वाहिश होगी कि उसकी एक बीवी हो। वो अच्छी किस्मत वाला मर्द एक बीवी चाहेगा, एक बीवी की तलाश में होगा। नीदर फील्ड में एक पार्टी होती है, एक बाल पार्टी होती है, एक डांस पार्टी होती है जिसमें बेनेट फैमिली भी जाती है और मिस्टर बिंगले और उसकी 2 बहनें मिस कैरोलिन बिंगले और मिसिस लुइजा हर्स्ट, ये लोग भी जाते हैं। और मिस्टर बिंगले का एक बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त मिस्टर फिट्स विलियम डार्सी भी जाता है इस डांस पार्टी में। मिस्टर फिट्स विलियम डार्सी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मिस्टर बिंगले का दोस्त है और डर्बी शहर इंग्लैंड में एक फैमिली स्टेट है जिसका नेम है पेम्बरली स्टेट, उसका ऑनर है और बहुत अमीर है ये और हर साल तकरीबन 10,000 पाउंड ये कमाई करता है। ये हैंडसम है, लंबा है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन इसमें घमंड बहुत है, घमंडी टाइप है ये, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइड मौजूद है, गुरूर है, इसमें पैसा है इस वजह से। लेकिन जो मिस्टर बिंगले है उसका बोलने का अंदाज कुछ ठीक है, वो अच्छे तरीके से मिलता है लोगों के साथ, यानी मिस्टर बिंगले जो है वो फ्रेंडली है और हंसी मजाक कर लेता है लोगों के साथ। और उस पार्टी में जो गेस्ट आए होते हैं उनके साथ भी अच्छे तरीके से मिलता है जो मिस्टर बिंगले होता है। तो बेनेट फैमिली पर जब निगाह पड़ती है इसकी मिस्टर बिंगले की तो इसको जेन पसंद आ जाती है, यानी मिसिस बेनेट की सबसे बड़ी बेटी जेन। उसमें ये इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है मिस्टर बिंगले। जो मिस्टर डार्सी है वो बिंगले से दुगना अमीर है, लेकिन मिस्टर डार्सी को इसके गुरूर की वजह से ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। बिंगले अपने दोस्त डार्सी को कहता है कि वो एलिजबेथ के साथ डांस कर ले, लेकिन जो मिस्टर डार्सी है वो अपने प्राइड में मना कर देता है कि वो एलिजबेथ के साथ डांस नहीं करेगा और ये कहता है कि शी इज नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, यानी डार्सी एलिजबेथ के बारे में बोलता है कि इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि मैं इसके साथ डांस करूं। डार्सी उसका मजाक भी बनाता है एलिजबेथ का। एलिजबेथ ये बातें सुन रही होती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब काफ़ी बार मिस्टर डार्सी अपने दोस्त मिस्टर बिंगले के साथ दूसरे सोशल इवेंट्स अटेंड करता है और वहाँ पर बेनेट फैमिली भी आती है तो आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्शन फील करता है मिस्टर डार्सी एलिजबेथ की तरफ। होले होले हो जाएगा प्यार सजना वाला साहब है। लेकिन जो एलिजबेथ होती है वो गुस्सा होती है डार्सी के साथ क्योंकि डार्सी ने उसके बारे में बातें की होती हैं। तो अब वो पॉइंट आ चुका है कि डार्सी जो है इसमें प्राइड आ गया है और जो एलिजबेथ है इसमें प्रेजुडिस आ गया है। जो एलिजबेथ है उसने डिसलाइक करना शुरू कर दिया है डार्सी को और अपने जहन में ये बात फिट कर ली है कि डार्सी अच्छा इंसान नहीं है। एक दिन मिस्टर कॉलिन्स मिसिस बेनेट के घर आता है। ये मिस्टर बेनेट का कज़न है और एक तरह से फिर ये वारिस है लॉन्ग बोर्न एस्टेट का और ये बेनेट फैमिली को इसलिए विजिट करने आया होता है ताकि कोई लड़की देख सके इस फैमिली में जो कि इसकी बीवी बन सके। लेडी कैथरीन डी बोर्ग मिस्टर कॉलिन्स की सरपरस्त है और इसके मशवरे पर ही मिस्टर कॉलिन्स बेनेट फैमिली में अपने लिए अपनी बीवी ढूंढने के लिए आया है। लेडी कैथरीन डी बोर्ग ये मिस्टर डार्सी की भी आंट है। तो मिस्टर कॉलिन्स जो है इसको एलिजबेथ पसंद आ जाती है, लेकिन एलिजबेथ मिस्टर कॉलिन्स के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तो मिस्टर कॉलिन्स एलिजबेथ की एक फ्रेंड शार्लेट लुकास को प्रपोज करता है और उसके साथ शादी कर लेता है। बेनेट फैमिली एक दिन एक आर्मी ऑफिसर से मिलती है जिसका नाम होता है जॉर्ज विकहम। जॉर्ज विकहम का बाप स्टीवर्ट डार्सी के बाप को सर्व किया करता था, यानी उधर काम करता था और विकहम और डार्सी ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में। लेकिन ये क्या करता है जो विकहम होता है ये एलिजबेथ के पास जाता है फिर और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको भड़काना शुरू कर देता है कि मिस्टर डार्सी ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है पास्ट में, मिस्टर डार्सी अच्छा इंसान नहीं है। तो एलिजबेथ को पहले ही गुस्सा है डार्सी पर, तो वो क्या करती है यकीन कर लेती है मिस्टर जॉर्ज विकहम की बात पर। असल में ये झूठ बोल रहा होता है जॉर्ज विकहम जो है डार्सी के बारे में ताकि ये एलिजबेथ के क्लोज हो सके। तो एलिजबेथ का गुस्सा और बढ़ जाता है डार्सी के लिए। फिर असल में जॉर्ज विकहम ने कुछ पैसे लेने होते हैं डार्सी से। फिर एक बार एक पार्टी हो रही होती है, एक बाल पार्टी जिसमें सब डांस कर रहे होते हैं। तो मिसिस बेनेट जो है वो एक अनाउंसमेंट करती है, वो कहती है कि उसे उम्मीद है कि जेन और बिंगले की एंगेजमेंट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बिंगले को उसकी बहनों ने और डार्सी ने ये बात अच्छी तरह से समझा दी होती है कि वो जेन के साथ शादी ना करे क्योंकि वो इतने पैसे वाली नहीं है। तो बिंगले रिजेक्ट कर देता है उसको, जेन को। और फिर मिस्टर डार्सी और बिंगले जो है वो लंदन चले जाते हैं एक ट्रिप पर और डार्सी बिंगले की बहनों के साथ मिलकर उसको कन्विंस करता है कि वो दोबारा नीदरफील्ड ना आए। तो जेन का दिल टूट जाता है और वो लंदन में अपनी आंट और अपने अंकल गार्डिनर के पास चली जाती है। और जो एलिजबेथ है वो नफरत करने लग जाती है मिस्टर डार्सी से क्योंकि उसको शक होता है कि मिस्टर डार्सी का इसमें हाथ है मिस्टर बिंगले को और जेन को अलग करने में। उसकी बहन की शादी नहीं होने दी मिस्टर डार्सी ने। एलिजबेथ को इस बात पे और गुस्सा आ जाता है। स्प्रिंग सीजन में एलिजबेथ अपनी दोस्त शार्लेट और मिस्टर कॉलिन्स को मिलने जाती है कैंट एक जगह का नेम है वहां पर। तो एलिजबेथ और उसके जो मेजबान होते हैं शार्लेट और मिस्टर कॉलिन्स, इनको एक जगह पे इनवाइट किया जाता है। एक पार्टी होती है रोजिंग्स पार्क में जहाँ पे लेडी कैथरीन का होम होता है जो कि डार्सी की आंट है। मिस्टर डार्सी और उसका कजन कलोनल फिट्ज विलियम इनको भी इनवाइट किया गया होता है।
रोजिंग्स पार्क में डार्सी का कज़न फिट्ज विलियम एलिज़ाबेथ के साथ मिलता है और उसको बताता है कि किस तरह से मिस्टर डार्सी ने अपने एक दोस्त को शादी से रोक लिया ऐसी लड़की के साथ जो कि उसको मैच नहीं करती थी। एलिज़ाबेथ सोचती है कि ये फिर जेन और बिंगले की इंगेजमेंट की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करता है मिस्टर डार्सी, अचानक से आके प्रपोज कर देता है एलिज़ाबेथ को, क्योंकि अंदर ही अंदर पसंद करना शुरू कर देता है एलिज़ाबेथ को। जब एलिज़ाबेथ को प्रपोज करता है, चाहे वो इतनी ज़्यादा अमीर नहीं भी है फिर भी प्रपोज कर देता है, तो एलिज़ाबेथ जो है वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो गुस्से में आकर रिजेक्ट कर देती है डार्सी को और कहती है कि अगर तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो ऐसे शख्स से प्यार नहीं कर सकती जो कि उसकी बहन की खुशी को छीने और उसे दुख दे। और ये भी इल्ज़ाम लगा देती है एलिज़ाबेथ डार्सी पर कि उसने जॉर्ज विकम के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। डार्सी आगे से जवाब देता है शोखी मार के कि हाँ उसने बिंगले और जेन को अलग किया है, और जब विकम ने इल्ज़ाम लगाया होता है डार्सी पर उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। अगले दिन फिर मिस्टर डार्सी जो है वो एलिज़ाबेथ को एक ख़त लिखता है। मिस्टर डार्सी वो ख़त खुद एलिज़ाबेथ को पकड़ाता है। उस ख़त में उसने बताया होता है कि जेन की और बिंगले की शादी किस तरह से उसने रोकी। रीज़न ये बताता है कि जो जेन है वो बिंगले के लिए अपनी फीलिंग इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस ही नहीं करती थी, और ऐसे लगता था जैसे जेन बिंगले के साथ इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती, और ये शादी फिर कामयाब ना होती बिंगले और जेन की। इस वजह से डार्सी ने इन दोनों की शादी रोक दी, बिंगले को मना कर दिया कि वो जेन के साथ शादी ना करे। और इसके अलावा ये बात भी लिखी होती है ख़त में डार्सी ने कि जो बेनेट फैमिली है इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, पब्लिक में ये अच्छा बिहेव नहीं करते ये लोग, बेनेट फैमिली के जो लोग हैं। और विकम के बारे में बताता है डार्सी ख़त में कि उसने विकम के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, और जॉर्ज विकम के बाप स्टीवर्ट की मौत के बाद डार्सी ने उसको क्लर्जी मैन बनने से नहीं रोका। क्लर्जी मैन एक किस्म का पादरी होता है या फिर कोई मिनिस्टर कह लें चर्च में। बल्कि डार्सी ने पैसे दिए थे इसको जॉर्ज विकम को। जॉर्ज विकम को जब पैसे मिले तो उसने क्या हरकत की, उसने डार्सी की बहन जॉर्जियाना को भगाने की कोशिश की जो कि तब 15 साल की थी, और इसलिए ये हरकत की जॉर्ज विकम ने ताकि उसको पैसे मिल सकें। और एलिज़ाबेथ बेनेट जब ये ख़त पढ़ती है तो फिर उसको अपनी फैमिली के बिहेवियर और जो प्रेजुडिस उसका होता है डार्सी के ख़िलाफ़ उस पर बड़ी शर्मिंदगी होती है। कुछ महीनों के बाद एलिज़ाबेथ जो है अपने अंकल गार्डिनर के साथ और अपनी आंट के साथ डर्बी शहर का विज़िट करती है। टूर पर जाते हैं ये लोग, वहाँ पे फिर ये पेम्बरली स्टेट का भी विज़िट करती है जो कि आप लोगों को पता है कि ये डार्सी की स्टेट है। मिस्टर डार्सी भी वहाँ पर आ जाता है और एलिज़ाबेथ के साथ और इसके आंट और अंकल के साथ बड़ी अच्छी तरह से बिहेव करता है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा रवैया रखता है एलिज़ाबेथ के साथ और उसके आंट अंकल के साथ। तो एलिज़ाबेथ जो है वो हैरान हो जाती है कि डार्सी का जो रवैया है वो ठीक हो गया है, और फिर एलिज़ाबेथ के दिल में भी फीलिंग्स जागना शुरू हो जाती हैं प्यार वाली डार्सी के लिए, और फिर उसको शर्मिंदगी भी होती है कि उसने डार्सी के प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट किया। एलिज़ाबेथ को खबर मिलती है कि उसकी बहन लीडिया जो है वो विकम के साथ भाग गई है, और विकम जो है वो लीडिया को भगा के ले जाता है, लेकिन वो शादी के मकसद से उसे नहीं भगाता। एलिज़ाबेथ जो है डार्सी को यह खबर बताती है और फिर चली जाती है जल्दी में। डार्सी ढूंढता है विकम को और लीडिया को और काफ़ी पैसे देता है इसको जॉर्ज विकम को, तो फिर वो लीडिया के साथ शादी के लिए मान जाता है और बड़े खुफिया तरीके से ये काम करता है डार्सी। मिसिस गार्डिनर जो है वो जाके एलिज़ाबेथ को फिर बताती है कि मिस्टर डार्सी लीडिया और विकम की शादी में था और उसने यह सारा कुछ बड़े खुफिया तरीके से किया, काफ़ी पैसे भर के। मिस्टर डार्सी और मिस्टर बिंगले फिर नीदरफील्ड आ जाते हैं वापस। जेन जो है वो मिस्टर बिंगले का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर बिंगले की जो सिस्टर्स हैं वो पसंद नहीं करती जेन को, मना करती हैं शादी से, लेकिन फिर भी जो जेन है उसके साथ शादी करने को राज़ी हो जाता है जो बिंगले होता है, और फिर जेन भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब डार्सी की आंट लेडी कैथरीन को पता चलता है कि एलिज़ाबेथ जो है वो मिस्टर डार्सी से शादी करना चाहती है। लेडी कैथरीन क्या करती है, एलिज़ाबेथ के साथ मिलती है और एलिज़ाबेथ को कहती है कि वादा करे उसके साथ कि वो कभी भी डार्सी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, और साथ में ये बात भी बताती है लेडी कैथरीन कि वो और डार्सी की मदर जिसकी अब डेथ हो चुकी है उसने ऑलरेडी लेडी कैथरीन की डॉटर एनी के साथ डार्सी की शादी प्लान की थी पहले से ही। एलिज़ाबेथ आगे से इनकार कर देती है, भाई इनकार तो करेगी ना, अब वो भी इतना प्यार करती है उससे डार्सी से, और डार्सी भी इतना प्यार करता है अब एलिज़ाबेथ से। एलिज़ाबेथ जब इनकार करती है तो लेडी कैथरीन को बड़ा गुस्सा आता है। एलिज़ाबेथ फिर लेडी कैथरीन को जाने का कहती है कि वो चली जाए, वो चली जाती है फिर लेडी कैथरीन। डार्सी काफ़ी खुश होता है कि उसकी आंट लेडी कैथरीन को एलिज़ाबेथ ने मना किया, और लेडी कैथरीन नाराज़ है अब डार्सी और एलिज़ाबेथ से, क्योंकि लेडी कैथरीन अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी डार्सी के साथ, और डार्सी को एलिज़ाबेथ पसंद आ गई है, अब वो एलिज़ाबेथ से शादी करना चाहता है। तो फिर डार्सी क्या करता है, एलिज़ाबेथ को फिर से प्रपोज करता है। एलिज़ाबेथ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, मैरिज प्रपोजल, और फिर दोनों की शादी हो जाती है, और इसके साथ ही ये नावल खत्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस नावल की ये शॉर्ट समरी समझ में आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।